प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। हमारे साथ पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, इस पूरे संबोधन की आपको खास बात क्या लगी? नहीं, देखिए आप विकास जी, बीजेपी को अगर पिछले 8 साल में देखें और उससे पहले 2 खंड में बांटकर देखना चाहें अगर आप, तो पता चलेगा कि एक नई ऊर्जा जो है वो पिछले 8 साल में आई है। उससे पहले की स्थिति ये थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता खासतौर से जो आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था वो निराश हो गया था कि जब भी सत्ता की ज़रूरत हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने कोर इश्यूज़ को छोड़ देते हैं। पिछले 8 साल में जो ये बीजेपी मोदी और शाह की है, इसने कहा कि हमारे कोर इश्यूज़ ही हमारे कोर हैं, उसको छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से उस पर किया, आर्टिकल 370 का मामला देखिए, हालांकि राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ, लेकिन उसके लिए जो सरकार की तैयारी, पहल, मुकदमे में मदद, वो उस सब को देखिए, 3 तलाक का कानून देखिए, जम्मू कश्मीर में जो कुछ अब स्थिति बनी है वो देखिए। तो कुल मिलाकर पार्टी सतत एक्शन में रहती है, लगातार जो है वो ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हुआ उसके बाद घर बैठ गए, जो बाकी पार्टियों की स्थिति हो गई है। सबको मजबूर कर दिया है कि 24/7 पॉलिटिक्स करेंगे आप, तभी आप जो है मैदान में रह पाएंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी। जाहिर तौर पर, और सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है उसे जारी भी रखा है। चाहे हमने यूपी चुनावों के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री अगले दिन गुजरात पहुंच गए थे, वो भी हमने देखा था। विनोद अग्निहोत्री जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, पहले एक कमेंट आपका भी ले लेते हैं कि इस संबोधन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज का संबोधन प्रधानमंत्री जी का जो है, उन्होंने बीजेपी के पूरे कालखंड को याद किया और उस यात्रा को याद किया। जहाँ तक जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि बीजेपी जहाँ पहुँची है 2 सीटों से लेकर के लोकसभा की, आज 303 सीटों पर बीजेपी है। और अभी हम आपके चैनल पर ही देख रहे थे कि 12 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से एक लंबी यात्रा है और उस यात्रा में जो 2014 से लेकर अब तक का जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके पहले भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने तमाम सारे राजनीतिक सिद्धांतों के साथ साथ जिन कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे थे प्रदीप जी, जैसे नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जब एनडीए बना, और राजनीति की तमाम पतली सकरी गलियों से, घुमावदार रास्तों से दाएं बाएं होते हुए यहाँ तक कि वीपी सिंह की सरकार को लेफ्ट के साथ समर्थन दिया। तो ये सब राजनीतिक जो है पैंतरेबाजी आप कहिए, वो करते हुए वो 2014 तक पहुँची और उसके बाद आज 2022 में उस मुकाम पर है जहाँ आज मोदी जी बोल रहे थे। तो मोदी जी ने सबको याद किया, उन्होंने पुराने लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। हाँ, थोड़ा आश्चर्य मुझे जरूर हुआ कि अडवाणी और जोशी जी का जिक्र इसमें नहीं हुआ। ये जरूर मुझे लगा कि पता नहीं कैसा, जबकि दोनों अभी इस वक्त हैं और संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब 1980 में बनी थी और जनसंघ के ज़माने से भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का जो भाषण रहा वो कार्यकर्ताओं का मनोबल, उत्साह बढ़ाने वाला है और उन्होंने एक तरह से राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति की एक सीमा रेखा भी खींची है राजनीति में, और उन्होंने निशाने पर लिया है कांग्रेस के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रीय दलों को जो परिवार द्वारा नियंत्रित और संचालित हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने राजनीति में परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का भी एक नया नैरेटिव उन्होंने आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से विनोद जी ने बताया कि पूरे जो पुराने इश्यूज़ थे उनसे लेकर और नए मुद्दों तक को इस पूरे संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुआ है। और एक बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस मसले पर बात कर लेते हैं प्रदीप सिंह जी। हमने देखा कि पिछले चुनाव में विमेंस वोटर टर्नआउट बढ़ा भी है और इसका रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और प्रधानमंत्री के आज भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। क्या एक नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है प्रधानमंत्री के जरिए? आप देखिए, तो पिछले 7-8 साल में बीजेपी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कास्ट का जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उसको साधने के साथ साथ वर्ग बनाने की कोशिश की है, जो जिसकी अपील कास्ट से परे हो, जाति से परे हो। तो महिला जैसे ही वर्ग बनता है तो फिर उसमें जाति नहीं आती कि ये अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये नहीं, ये भेदभाव जो है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वो नहीं देखता है। तो वहाँ काम करना किसी भी नेशनल पार्टी के लिए इसमें काम करना आसान होता है। जो जाति के आधार पर दल बने हैं उनको, उनके लिए मुश्किल होती है कि जब ये वर्ग बनता है
तब जातीय अस्मिता जैसे जैसे कमज़ोर पड़ती है वैसे ही जाति पर आधारित पार्टियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो एक ये वर्ग बनाया। दूसरा, सरकारी योजनाओं के जरिए यानी गवर्नेंस के जरिए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं उन मुद्दों पर और चुनाव जीत सकते हैं। ये जो है इस बात को स्थापित किया है। इससे पहले तक ये था कि लोगों के, खास तौर से राजनीतिक दलों और नेताओं के मन में कि भाई आप विकास का काम कुछ भी कीजिए, उसके आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतना है तो या तो आप जाति पर जाइए या धर्म पर जाइए या कोई इमोशनल मुद्दा हो उसको ले आइए। लेकिन अब ये सबको इस बात का एहसास हो गया है और सभी पार्टियों को, केवल बीजेपी की बात नहीं है, सभी पार्टियों को कि आप गवर्नेंस के जरिए यानी विकास के काम के जरिए भी वोट पा सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन जो है मेरी नज़र में नज़र आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि चुनावों को लड़ने का, उन्हें जीतने का एक नया एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश रही है बीजेपी की, उसी को आगे बढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री। विनोद जी, यहाँ पर युवाओं का जिक्र करना आज भी नहीं भूले प्रधानमंत्री। युवाओं को लेकर उन्होंने आज भी कहा कि देखिए युवा अगर पिछड़ रहे हैं तो उन्होंने इसे परिवारवाद से जोड़कर देखा कि जो पारिवारिक ऐसे दल हैं जो अपने परिवारवाद को भूल नहीं रहे, उसी के दम पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो युवाओं का हो रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो परिवारवाद और युवाओं की जो बात की है, एक तो उन्होंने पूरे देश के युवाओं को इसलिए संबोधित किया कि युवा वर्ग बहुत बड़ी ताकत है। जैसे महिलाएं हैं वैसे युवा हैं जो जाति धर्म और इससे ऊपर होकर जब एक वर्ग के रूप में सोचते हैं तो तमाम सीमाएं उससे टूट जाती हैं। तो एक तो उन्होंने उनको संबोधित किया। दूसरा, राजनीति में जिस तरह से उन तमाम सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही और हर दल में हुई, क्योंकि परिवार के लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे और कई जो दल हैं जो परिवारों द्वारा संचालित और चालित हैं, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े स्तर पर तमाम सारे नेताओं के पुत्र और उनके परिवार के लोग आगे बढ़े हुए थे। मोदी जी के आने के बाद इस पर काफ़ी लगाम लगी है, काफ़ी अंकुश हुआ। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, आप देखिए तमाम सारे लोगों के टिकट इसीलिए काटे गए कि उनके परिवार के लोगों को जो है, कोई केंद्र में है, कोई सांसद है, उनको टिकट नहीं मिला। रीता बहुगुणा जोशी तो इससे नाराज़ी हो गई थी एक तरह से। और अभी जब मंत्रिमंडल बना है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें भी देखिए तमाम सारे ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई जिनके परिवार के लोग जो है पार्टी में तमाम सारे अन्य बड़े पदों पर सुशोभित हैं। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी के भीतर जरूर ये कर रहे हैं कि जो परिवारों के जो तमाम छोटे छोटे समूह और जो गुट बन गए थे और परिवारों के दम पर राज्यों में और हर जगह चल रहे थे, उनको उन्होंने एक तो काटा है। दूसरा, एक संदेश दिया है कि परिवारवाद को की जगह युवा जो डिलीवर कर सकते हैं, जो पार्टी की रीति नीति और संगठन और उसे को आगे बढ़ाते हैं, उनको मौका दिया जाए। एक तरह से उन्होंने नए कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आपकी योग्यता ही जो है आपकी प्रगति के लिए सबसे बड़ा मानदंड है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।